जिन्होंने ऐसी मिस्ट्री सुलझाई है जो इट्स नॉट लाइक डिकेड बट पूरी सेंचुरी से सबको एक एनिग्मा, एक डाउट में डाल के रखा है। And it's a big reveal. Civilization in India is at least 5,000 years old. कि हड़प्पा के लोग अपनी मुहरों में लिखते क्या थे। कि ये वैदिक सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सेम है कि अलग है। कई लोगों ने प्रयास किया कि वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो लिपि है, उस लिपि को डिकोड किया जाए। आइदर कनेक्टेड सिविलाइजेशन है कि फॉरेन सिविलाइजेशन है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैंने देखा है कि सिंधु लिपि में रिपीट बहुत होता है। तो इसका मतलब ये लोगोग्राफिक नहीं हो सकता है। 3,000-4,000 चिन्ह नहीं है। बाकी लोगों ने कौन सी गलतियां की कि वो कभी डिसाइफर नहीं कर पाए। 1997 में एक बहुत पुराना डिक्शनरी है मॉनियरविल, तो वो डिक्शनरी एक यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन डाल दिया तो मैं डाउनलोड कर सकता था और मैंने कंप्यूटर से बहुत आसानी से खोज सकता हूँ। अगर पुस्तक में देखकर ये प्रयत्न किया तो साल लगते थे। क्या मिला आपको पढ़ने के बाद? 90% जो शिव जी हैं उनका प्रार्थना है। आर्यावर्त शब्द भी मिला आपको डिसाइफर करने? नहीं, आर्य मिला, आर्यावर्त नहीं मिला। सिविलाइजेशन है भारत की, इसमें कॉन्टिन्यूटी कुछ दिखती है, कोई ऐसा सिंबल जैसे अशोक स्तंभ है, राइट, चक्र है, बहुत ऐसा। पहला एक स्वास्तिक है। स्वास्तिक है, ओके। आपने बताया कि वो मेलुहा शब्द भी ऐसा कुछ मिला उसमें। नमस्ते एवरीवन, एंड आज हमारा सौभाग्य है कि यज्ञ देवम सर हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने नाम सर सही प्रोनाउंस किया है आपका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ यज्ञ देवम सर जुड़े हैं, जिन्होंने ऐसी मिस्ट्री सुलझाई है जो इट्स नॉट लाइक डिकेड बट पूरी सेंचुरी से सबको एक एनिग्मा, एक डाउट में डाल के रखा है और एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे लिए क्रिएट करके रखी थी कि ये वैदिक सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सेम है कि अलग है, राइट। और कई लोगों ने प्रयास किया कि वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो लिपि है, उस लिपि को डिकोड किया जाए, उसका अर्थ क्या है, उसमें कौन से कोई मंत्र हैं क्या, कोई प्राचीन मंत्र क्या। अगर हम जान पाएंगे तो इट वुड बी लाइक एन एविडेंस कि ये आइदर कनेक्टेड सिविलाइजेशन है कि फॉरेन सिविलाइजेशन है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, राइट। वैसे हम भारतीयों के लिए तो हमने जो पशुपति जी की मूर्ति देख ली, या फिर बैंगल्स देख लिए, या फिर सिद्धासन देख लिया, पद्मासन देख लिया, हमारे लिए उतना ही काफी था कि ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन एक एकेडमिक लाइक रिगर के लिए एक अनफॉल्सिफाइबल, राइट, बट साइंस में तो सेल्फ फॉल्सिफाइबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला मेरा जो प्रश्न है वो आपसे है कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज ह्यूमैनिटी, दोनों का अप्रोच क्या है? साइंस का मतलब है जो आप जो देख सकते हैं नेचर में, उसको कैसे ऑब्जेक्टिवली समझ जाए। मतलब अगर मैं और तुम एक चीज का बात करते हैं तो वाद विवाद के साथ हम दोनों एक ही समझ में आना चाहिए। और ह्यूमैनिटी मतलब इसका गोल है कि साइंस नेचर को डिस्क्राइब करना, प्रेडिक्ट करना। ह्यूमैनिटीज का मतलब है जो तुम्हें एक सारे डिफरेंट जो टुकड़ा मिलता है उसको समझने के लिए। तो ह्यूमैनिटीज और साइंस का अप्रोच अलग है हिस्टोरिकली। ओके, ओके। मतलब हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज है। तो हिस्ट्री में आप कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका उपयोग है लोगों के लिए। तो ह्यूमैनिटीज भी एक सब्जेक्ट है और साइंस भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन उनका अप्रोच अलग है। साइंस में आप दृढ़ता चाहते हैं कि क्या मैं बोलता हूं ये सही है और मैं तुमको या अलग लोगों को मैं कह सकता हूं और
समझने को शक्ति कर सकता हूँ कि जो मैं समझता हूँ यही सही है। ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज में मैं जो मतलब आपका प्राचीन काल का कुछ आपको मिला, चिन्ह या पॉटरी कुछ मिला, आप एक उस पे नैरेटिव करते हैं, वो कैसे होगी समझने के लिए। Okay, so साइंस में एक ह्यूमिलिटी है कि हम गलत हो सकते हैं, राइट? एंड हम सत्य की ओर जाना चाहते हैं, बट ह्यूमैनिटीज इज मोर लाइक डॉगमा हो जाता है। मतलब ये जो हमने कह दिया, इट्स लाइक हाँ, जो क्या होता है कि होना नहीं चाहिए। अगर आप समझिए, जो एक राजा था और हमने सोच लिया कि इसने ये 5 साल राज किया, लेकिन हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो 25 साल का डिफरेंस में है, जो इसी राजा के कार्य का विवरण है। तो आप समझ सकते हैं, तो हमारा ये गलत था, हम अपडेट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एकेडमी मतलब ये यूनिवर्सिटी जो सब है ना, इसमें प्रोफेसर और उन लोगों का इतना करियर है जिसमें 25 साल में उन्होंने पेपर से सब रिसर्च ये सब किया, और ये सब झूठ हो जाता है। तो उनको बहुत आघात होता है कि मेरा जन्म का एक कार्य, जिसमें ये जन्म में मैंने क्या किया, ये सब झूठ हो चुका है। तो वो रेजिस्ट करते हैं। मतलब उनको वो और करना भी चाहिए, क्योंकि लोग ये लोग एक बंदा एक बोलता है और एक बंदा और एक बोलता है, लेकिन क्या सच है ये जब आपने सॉलिड प्रूफ दिया तो उन्होंने अपलोड करना चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटीज में क्या होता है कि ये सब खेल होता है। ओके ओके। सो इस स्क्रिप्ट से तो ये तो क्लियर हो गई सर, डिसाइफर होने से, कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऐसी कोई थ्योरी मतलब कोई प्रैक्टिकल में या रियलिटी में कभी नहीं हुई, राइट? अब हम ये बोल स्क्रिप्ट सकते से हैं। फाइनल होता है, लेकिन हमें सब पता था ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है हमारा इतना लिटरेचर है, हमारा ग्रंथ ये सब कितना है, उनमें भाषा की बदलाव होता है, मतलब लिंग्विस्टिक चेंज बोलते हैं। भाषा आपका पुराना ऋग्वेद का मंडल है, जो चौथा मंडल ये सब, उसका भाषा और नया मंडल जो 9-10 ये सब है, उनमें भाषा की आपको ये चेंज दिखता है, बदलाव दिखता है। सामवेद में आपको और बदलाव दिखता है, यजुर्वेद में और बदलाव दिखता है। ऐसे ही उपनिषद ये सब आप जब देखते हैं, ये सब 600 साल में नहीं हो सकता है ना, उनको हजारों साल चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है कि 1000 साल क्रिस्त पूर्व 1000 साल पहले कुछ कोई आया और 600 साल में पाणिनि का समय आ गया और ये सब लिख दिया। ये सब महाभारत रामायण ये सब हुआ इतनी छोटे समय में। ऐसे नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। सो हमें सब पता था, और ये जो उपनिषद में फार्मूला है, फार्मूला मतलब कैसे ये आल्टर यज्ञ कुंड कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने ये कृतिका जो उदय होता है उसका टाइम ये सब बोल दिया, कैसे मालूम करना। ये 2300 BC में उसका टाइम है। सो ऐसा बहुत सब है जो आर्यन इन्वेजन थियरी ऑलरेडी क्या मतलब ये जस्ट एक विवरण था, ऐसे हो सकता है। और ये लिपि का ये सिंधु लिपि जब डिसाइफर हो गया तो इसका कंप्लीट स्टॉप हो गया।
यस, कल ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि मान लीजिए हमारे यहाँ की भाषा अगर मैथिली है, मगही है, सो जहाँ की जो भाषा होगी, लिटरेचर तो वहीं सबसे ज्यादा डेवलप होगी, राइट? जी। सो आपने जो कहा कि कोई अचानक से बाहर से आएंगे, फिर सरस्वती नदी के किनारे वेद लिखने लगेंगे, महाभारत लिखने लगेंगे, और उनके यहाँ कुछ नहीं मिलता, राइट? मतलब जहां से हम क्लेम कर रहे हैं, वहां कोई लिटरेरी वर्क नहीं दिखता हमें। लिटरेरी वर्क छोड़िए, कुछ अटेस्टेड ही नहीं है। मतलब ये जो बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं, जो आज का एस्टोनिया, ये सब है ना, उनका कुछ उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। 500 साल 600 साल 600 साल पहले उन्होंने लिखा। इसके पीछे कुछ नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ कुछ नहीं किया, और कहाँ-कहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ सोच लिया, दर्शन किया, और उपनिषद किया। ये सब असंभव है। सो आर्य भारत में बाहर से नहीं आए, और आर्य इज सभ्य पीपल, राइट? हम राहुल द्रविड़ को आर्य कहते थे कि नाम में द्रविड़ है, बट ही इज आर्य, राइट? आर्य का मतलब बहुत लोगों ने शोधन किया, और एक महानुभाव ने मुझे कहा कि जो एक जगह में ग्राम करके वास करते हैं, और वहाँ कृषि सब करते हैं, उन आर्य है। जो घूमते हैं पशु के लेकर, उन आर्य नहीं है, उन म्लेच्छ है, क्योंकि ये दूध बेचकर और मांस खाकर रहते हैं। सो उन म्लेच्छ है, और जो रहकर कृषि करता है, वो आर्य है। राइट, तो जो सिविलाइजेशन की स्टार्ट हम एग्रीकल्चर से कहते हैं, तो राइट, एंड हंटर गैदरर हम मलेक्ष को कह सकते हैं, राइट? हंटर गैदरर और पैस्टोरल बोलते हैं ना, उनका साथ ये क्या पशु है, खाना बदोश। हाँ, यस, गाय या घोड़ा या बकरी, ये सब वो यहाँ से वहाँ से यहाँ जाते हैं, और जैसे चाहते हैं वो बकरी को काटते हैं और खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसका चर्म से ये करते हैं क्या, उनका ड्रेस सब करते हैं, वो मलेच्छ है। और जो बैठता है, जो कृषि करता है, जो कापस से उनका वेशभूषण करते हैं, ये सब आ रहे हैं। राइट, तो अगला मेरा प्रश्न है सर कि बाकी लोगों ने कौन सी गलतियां की कि वो कभी डिसाइफर नहीं कर पाए? ये जो स्क्रिप्ट है, मतलब उनका अप्रोच क्या था? आपका अप्रोच, जैसे दर्शकों को मैं बता दूं कि सर ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी, कंप्यूटर के आज की एआई का प्रयोग, राइट, एंड क्रिप्टोग्राम, एक जैसे सीक्रेट कोड को जैसे तोड़ते हैं, उस विधि से सर ने प्रयोग किया है। उस पर हम लोग बात करेंगे। बट सर, हम जानना चाहिए बाकी लोग किस अप्रोच में जा रहे थे? क्या वो फिक्स अप्रोच था कि इसको हमको तमिल प्रूफ करना है, इसे हमें कुछ और प्रूफ करना है, राइट? मतलब क्या अप्रोच था बाकी लोगों का? तो ये क्या है कि आप इस लिपि का कुछ प्रीकंसीव्ड नोशंस थे। प्रीकंसीव्ड नोशंस मतलब उन्हें ये भ्रम था कि ये द्रविडियन भाषा होगी, और ये लोगोग्राफिक मतलब एक चिन्ह है ना, उसको एक पद का मूल्य है। मतलब राम बोलने के लिए एक चिन्ह, तो अक्षर नहीं, मतलब सो उनका ये अप्रोच था। ये अप्रोच क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे ये उसका समझ था कि बहुत पुराना लिपि सब ऐसा ही है, तो उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया। और जो
जो जिसने भी ट्राई किया ऐसे ही किया, जिसने भी नहीं, एक दो SR राव, उन्होंने सब डिफरेंट उसने सिलेबिक ट्राई किया, मतलब एक अक्षर के नाते ट्राई किया। लेकिन क्या है कि उस टाइम पे ये डेटाबेस नहीं था। डेटाबेस मतलब ये सब लिपि ये है ना, उसका एक जगह में कंप्यूटर में नहीं था। तो जो देखता है वो पुस्तक में देखकर वो बहुत कठिन है। और एक क्या मतलब, जो आप देख कर करते हैं, आपका दिमाग वो उसको क्या देखता है तो आप वो लिखेंगे। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर का उपयोग करके और बहुत लिपियां खोद गई है। सो कंप्यूटर क्या करता है, उसको देखने का और उसका ये प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और डिक्शनरी मैच करता है। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश मैच करता है, और वो अगर कुछ मिलता है वो दिखाता है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट रिपीटेटिव है, मतलब एक करके एक के बाद अक्षर चुनना टेस्ट हो रहा है क्या, मतलब एल्गोरिथम के रूप में वो ग्रुप में सब करना, क्रॉस चेक और होते वो जा रहे हैं, राइट। सो वो ऐसे करके और बहुत लोगों ने दूसरे स्क्रिप्ट ये सब किया है, क्योंकि मैं पहला नहीं जो इसने ये मेथड यूज किया। तो मैंने सोचा है ये ट्राई कर सकते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो छोड़िए, और कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। जो मैंने सुना था कि आपने लॉकडाउन में एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया कि आपका समय कट जाए, राइट? मतलब आपको लगा कि इट विल टेक हाँ, मंथ्स कि लॉकडाउन खत्म हो। लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ हमारा भारतीय लोगों के लिए क्योंकि वो कितना स्ट्रिक्ट है, ताकि बाहर नहीं आ सकते, कुछ सिनेमा नहीं देख सकते हैं, रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं। तो और महीना पर महीना वो लॉकडाउन चलता रहा। तो मैंने सोचा कुछ कोई कठिन जब प्रॉब्लम है वो उसका खोज कर देंगे। कुछ नहीं, क्या नहीं तो हमें टाइम फिल हो जाएगा। सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया जब लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद शुरू होने के बाद, और उसका ही जीवन शुरू हो गया, और बहुत कुछ पढ़ने को मिला। 4000-5000 साल पहले का ये इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ से प्रयास करके अब हम यहाँ हैं। सब जो नहीं टूटा हुआ है वो सब इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया है। राइट। सो आप लोगोग्राफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, जो मैंडरीन है, जो चाइना की भाषा है, वो लोगोग्राफिक है, राइट? मतलब लोगोग्राफिक या लोगोसिलेबिक बोल सकते हैं। लोगोग्राफिक का मतलब एक चिन्ह का एक पद का मूल्य है। मतलब पेड़ के लिए एक चिन्ह है, मानव के लिए एक चिन्ह है, ऐसा। और लोगोसिलेबिक मतलब उनमें एक कुछ चिन्ह है जो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे ये उच्चार करना है, तो वो लोगोसिलेबिक बोलते हैं। सो लोगोसिलेबिक बहुत स्क्रिप्ट है, पुराना स्क्रिप्ट बहुत लोगोसिलेबिक होता है। लेकिन उनमें क्या होता है कि चाइनीस में 30,000 चिन्ह है, इसमें 3-4 हजार चिन्ह उपयोग करना ही है। और जो आप लिखते हैं, छोटा कुछ लिखते हैं, वहाँ वो चिन्ह रिपीट नहीं होता। मतलब ये आपका ट्रेन स्टेशन का नाम है ना, उसमें रिपीट नहीं होता, वो छोटा है। तो मैंने देखा कि सिंधु लिपि में रिपीट बहुत होता है। तो इसका मतलब ये लोगोग्राफिक नहीं हो सकता है। और एक क्या मतलब 3,000-4,000 चिन्ह नहीं है इसमें, इस सिंधु लिपि में।
ओके, ज्यादा से ज्यादा मतलब 4 से रिपीट बहुत हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, रिपीट बहुत बिल्कुल। वगैरह, और नंबर ऑफ ये चिन्ह का संख्या है ना, वो कम है। ये 100 या 200 या 400, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, तो लोगोग्राफिक नहीं हो सकता है। लोगोग्राफिक में आप ट्राई किया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और लोगोग्राफी में क्या है कि आपको एक 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 मच्छी या एक पक्षी का अगर चिन्ह है, जो मैं सोचता हूँ और आप सोचते हैं, वो अलग 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 हो हो सकता जाएगा, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें फॉल्सिफाइबिलिटी नहीं है ना। जो मैं पढ़ सकता हूँ, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो सिलेबिक होता है, मतलब जिसमें उच्चार का एक मूल्य है, आप वो दो तीन चिन्ह को अगर आपने जोड़ लिया, तो पद होना चाहिए उच्चार करने, और उसमें आपको मीनिंग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है ये आपने ठीक से इसका मूल्य नहीं दिया है, इसका अक्षर आपने ठीक से खोद नहीं लिया। तो इसमें बहुत आसानी से आपको पता चलता है कि ये सही है या नहीं। अगर आपने 100 इंस्क्रिप्शन को लिख दिया और इसमें 10 आपको आप पढ़ नहीं सकते, वो 10 में जो कॉमन चिन्ह है वो ठीक नहीं है, तो आप उस चिन्ह को वापस फिर से खोज सकते हैं। ऐसे ये क्या होता है, ये सेल्फ करेक्टिंग होता है। जो कहाँ आप गलत हो गए, वहाँ आपको ठीक आसानी से मिलता है कि ये चिन्ह आपने गलत से खोद लिया, फिर से खोदो। तो रिपीटेडली, मतलब ये करते 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 आपको मिलता है जो जिसमें आप सब पढ़ सकते हैं आसानी से। और ये मैं कुछ सुडोकू में ओके, ये व्याकरणबद्ध कुछ है। ओके, ओके। तो ये सर कुछ जैसा सुनने में लग रहा है, सुडोकू में जैसे हम कोई गलती कर देते थे, कोई एक नंबर गलत डाल देते थे, तो लगता था कि अब रिपीट हो जाती थी, या तो हमें लग जाता था कोई डिजिट तो हमने गलत एज्यूम किया है, एंड देन फिर ऐसा से है, करेक्ट करते थे, राइट? या या ऐसा है। राइट, राइट। ओके, तो इसमें आपने कहा व्याकरण भी, मतलब पहला तो इनका जो एजम्पशन था कि ये प्रिमिटिव लैंग्वेज है, लोगोग्राफिक है, तो व्याकरण आपने बोल दिया तो ये तो पूरा प्रॉपर हम संस्कृत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत आएगी तो व्याकरण भी आएगा। जी जी। तो क्या हो गया कि मैंने जब पहले मैंने किया, मैंने व्याकरण नहीं देखा, और मैंने जस्ट एक एल्गोरिथम है, ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी का मतलब पहले से शुरू करो, कितना मैच हो जाता है, कितना आपको मिलता है, उतना लंबा पद खोदो और वहां डालो। जो शेष बचता है उसमें फिर से ये ग्रीडी करो। तो मैंने व्याकरण नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मतलब सिर्फ वहां सब आपको पद मिला, तो वो ही एक अद्भुत है। क्योंकि जो एक भाषा का जो अक्षर, जिस अक्षर के पास कौन सा अक्षर आता है, वो बहुत यूनिक है। एक भाषा का वो एडजेसेंसी बोलते हैं, एक भाषा का एडजेसेंसी आपको और एक भाषा में नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए, आप इंग्लिश का जो अक्षर है, उनको आप हिंदी का मूल्य दीजिए, तो क्या होता है, आपने रैंडमली दिया या आपने फ्रीक्वेंसी पे सॉर्ट करके दिया, कुछ भी किया, तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में अगर सॉर्ट किया तो ई है ना, ई और ए, वो जो एल और ए, ये असाइन होता है। तो आपको ए मिलता है। ए मतलब ए संस्कृत में एक के बाद नहीं आ सकता, लेकिन इंग्लिश में एल आ सकता है। तो Yes. आपको मालूम पड़ता है कि ये भाषा ठीक नहीं है। तो
सो उनको सब फोनोटैक्टिक्स एक सब बोलते हैं, मतलब जो रूल्स है, जो नियम है कि इस शब्द के बाद कौन सा शब्द आ सकते हैं, उसको फोनोटैक्टिक्स बोलते हैं। वो हर भाषा का अलग है, कंप्लीटली अलग है। तो जब मैंने ये सब पद को डाल दिया, मुझे मालूम था कि ये भाषा ठीक है। तो बाद में मेरा समझ था कि इस टाइम पे, मतलब 2000 साल 3000 साल क्रिस्त पूर्व में, ये भाषा की ग्रामर क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। ग्रामर क्या है और उसका उच्चारण कैसा है, वो मतलब देखिए, आपकी पुरानी हिंदी और आज की हिंदी में थोड़ा फर्क है। तो मुझे नहीं पता था कि वो संस्कृत है या संस्कृत का कोई माता भाषा है, या मुझे मालूम नहीं था। लेकिन एक ट्विटर पे एक लिंग्विस्ट ने बोला कि ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली है, वहाँ पहले से ऐसा ग्रामर था, मतलब उपसर्ग था और प्रत्यय था, ये सब था। ये सब ग्रामेटिकल टर्म्स है, मतलब व्याकरण का टर्म्स है। तो मैंने सोच लिया, मुझे कौन सा ग्रामर आता है, सिर्फ पाणिनि का हमें मालूम है, इसके पहले का मुझे था, यास का ये सब था, लेकिन हमें संस्कृत का व्याकरण मतलब पाणिनि ने दिया, उसमें सबको ये समझ है। तो पाणिनि का मैंने ट्राई किया, मुझे शौक हुआ कि सब अच्छा असेंबल होता है, सब आप पढ़ सकते हैं। सो व्याकरणबद्ध मतलब जब आपका नाउन है और एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव के में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, विशेषण, नाउन, विशेषण, ये एडजेक्टिव इज विशेषण, संज्ञा, नाउन इज संज्ञा। तो क्या होता है कि उसका विभक्ति एक ही होना चाहिए। जो अगर पहला का प्रथमा विभक्ति है तो विशेषण भी प्रथमा विभक्ति होना चाहिए, ये द्वितीय तो ये भी द्वितीय होना चाहिए। ये सब क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव नाउन एग्रीमेंट उस मिलना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो देवता का नाम है वो संबोधना में होना चाहिए, संबोधना विभक्ति। और आपका जो आप मांगते हैं वो क्रियापद लोट लकार में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सब रूल्स है जो संस्कृत में बहुत कठिन है, और ये सब मिलता था जब मैंने पढ़ा, और ये सब मिला क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई गलत भाषा को ऐसा शुरू किया, आपको पद भी नहीं मिलते हैं। आप छोटा छोटा पद यहाँ तक, आधा यहाँ आधा वहाँ आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको व्याकरणबद्ध कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक और क्या है कि आपको बहुत छोटा पद मिलेगा आप जब आपने फोर्स किया। लेकिन इसमें हमें जो ऋग्वेद का कुछ रेयर वर्ड्स है, मतलब विरल पद है, ये सब मिलता है हमें, जैसा नराहन, तो वो और कहीं नहीं है। जी जी, जो और कहीं नहीं, और एक दो नहीं, एक 10-15 है। तो ये सब आपने देखा तो आपको समझ आएगा, ये नहीं हो सकता, मतलब मैथमेटिकली ये एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। ऐसे 8 फैक्टर्स है जो अब आपने ट्राई किया, फोर्स किया, वो क्या बोलते हैं कि ये मल्टी डिमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये बहुत कठिन प्रॉब्लम है जो अगर आपने किया तो आपका पास क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, नहीं तो ये नहीं कर सकते। ये एक्सीडेंटली नहीं आता है ना। तो ये सब देखकर अगर किसी ने देख लिया, उसको मालूम होना चाहिए कि ये 100% व्याकरणबद्ध संस्कृत है। सो इट्स लाइक जब हमें एमसीक्यू, एक जैसे लेमैन टर्म में अगर बोले, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस है, तो जब हमें आंसर नहीं पता होता है तो फर्स्ट वी ट्राई टू एलिमिनेट कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो शायद आपने वो जो डिक्शनरी का यूज किया,
और व्याकरण के यूज किया, तो यू रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जो वो ट्रायल हम करते तो आपने रिड्यूस कर दिया, राइट? मतलब क्या है कि मैंने व्याकरण मैंने सब सिर्फ पढ़ने के लिए उपयोग किया, उससे एक दो चेंजेस हो गए वैल्यू का, लेकिन ये 90% 99% ये सब डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी आपको देता है। तो मतलब देखिए, अगर आपको 3 अक्षर है, एक पद में 3 अक्षर है, तो आपको 600-700 पद उसमें फिट होता है। लेकिन जब पहला 2 अक्षर एक ही है, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जी जी पहला 2 अक्षर एक ही है, तो आपको एक ही मिलेगा। और अगर 3 अक्षर का पद में आपको 2 मालूम है, तो आपको 600 नहीं मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। तो ऐसे कम 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 हो जाएगा। और अगर आपको 4-5 पद मिलता है जहाँ एक ही आपको नहीं खोदना, जो चिन्ह है आपने नहीं खोदा है, एक ही है, तो आपको ये वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ये क्या मतलब है, टीडीएस है, ये एक के बाद करना पड़ता है। और ये आई थिंक बिना कंप्यूटर के ये हम तेजी से नहीं कर पाते। तो आपने वो डिक्शनरी भी बनाई होगी, राइट? ऑनलाइन डिक्शनरी जो हाँ, उसको use कर सकते नहीं, हैं। मैंने नहीं बनाए। ये 1997 में एक बहुत पुराना डिक्शनरी है, मॉनियर विलियम्स, ये 1899 का है। तो वो डिक्शनरी एक यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन डाल दिया। तो मैं डाउनलोड कर सकता था, और मैंने कंप्यूटर से बहुत आसानी से खोद सकता हूँ। अगर मैंने पुस्तक में देखकर ये प्रयत्न किया, तो सालों साल लगते थे, और इसमें एक्यूरेसी नहीं। मतलब मैंने क्या मेरा दिमाग और मेरा इसमें मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकता है ना। जो कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, उसको अगर एक पढ़ना है या 10,000 पढ़ना है, उसको 1 सेकंड में करेगा ना। राइट। इसमें एक तो पहला लेयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन था कि स्क्रिप्ट पहचानना, फिर व्याकरण से, और फिर आपकी जो हमने वीडियोस देखी तो उसमें पता चला इसमें क्रिप्टोग्राम वाली कॉन्सेप्ट भी थी कि भाषा क्रिप्टिक है, इट्स नॉट गद्य और पद्य जैसे स्टोरी टेलिंग होती है। मतलब उसमें भी जैसे हम कम शब्दों से ज्यादा मैसेज दे पाए, राइट? जो वर्ल्ड वॉर में जो मेथड हमने यूज किया था, ऐसा कुछ नहीं, और लेयर कॉम्प्लिकेशन ऐड हुआ इसमें? नहीं, ये नहीं। ये क्या है कि ये लिपि है ना, जो अगर आपको उसका चिन्ह का मूल्य पता नहीं, वो लिपि गुप्त लिपि होता है। ये दूसरे लोगों को मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। समझिए, आपको सिर्फ हिंदी आता है लिखने के लिए, और आपको अंग्रेजी का कुछ मिला, कुछ लेटर मिला, पत्र मिला, जहाँ कुछ लिखा है, और आपको कोई अंग्रेज मालूम नहीं है, कुछ उनका पता नहीं कुछ भी। जब आप इसको देखते हैं, आपको मालूम है ये लिपि है, किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन मुझे पढ़ने क्यों नहीं आता। इस लिपि को गुप्त लिपि कहते हैं। गुप्त मतलब आप उसका आपको पढ़ने नहीं आता, लेकिन आपको मालूम है ये लिपि है। और क्या होता है कि आपका एक दोस्त मिला जिसको अंग्रेजी बोलने को आता है, लेकिन उसको लिखने के नहीं आता। तो अगर आपको मालूम है कि ये अंग्रेजी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका जो पैटर्न है ये देखकर आप बता सकते हैं कि किस चिन्ह का मूल्य क्या है। और इसको क्रिप्टोग्राम कहते हैं। क्रिप्टोग्राम मतलब न्यूज़पेपर में आता था, जो क्या करते थे कि इंग्लिश का जो अक्षर है उसका मूल्य वो चेंज करते थे और लिखते थे, और आपको खोदना पड़ता था। तो आपको मालूम है भाषा क्या है, आपको मालूम नहीं है चिन्ह का मूल क्या है। तो ये प्रॉब्लम मॉडलिंग बोलता है।
प्रॉब्लम मॉडलिंग इज अ क्रिप्टोग्राम। मतलब हमें मालूम है कि ये लिपि है, हमने सोच लिया है कि ये संस्कृत हो सकता है, मतलब हम प्रयास करेंगे संस्कृत में पढ़ने के लिए, और वो खोदने का तरीका क्रिप्टोग्राम का तरीका है। ओके ओके, और प्रोसेस जो है दैट्स क्रिप्टोग्राम, राइट? राइट। तो आपने जो डिसाइफर किया सर, इसे अब तो हम सिंधु स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, नॉट इंडस स्क्रिप्ट, राइट? क्योंकि अब तो क्लियर हो गया ये हाँ। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। सिंधु सरस्वती। तो सिंधु सरस्वती, तो आपको क्या मिला और आपको क्या नहीं मिला? मतलब एक होगा प्री कंसीव्ड नोशन कि कुछ मिलेगा इसमें, एक्सपेक्टेशन हो, तो क्या नहीं मिला और ऐसे क्या मिला आपको पढ़ने के बाद, डिसाइफर करने के बाद? तो क्या है कि ये बहुत सारे, मतलब 90% जो शिव जी हैं उनका प्रार्थना है, ओके और उसका सब नाम है। मतलब रवा उसका बहुत कॉमन नाम है, मतलब वो 20% सील पे उसका रवा नाम है। रवा मतलब जो रोने वाला, रुद्रा बोलते हैं ना। रवा में 2 अक्षर में आप लिख सकते हैं, रुद्र आपको 4 अक्षर चाहिए, क्योंकि वो इतना छोटा है, सील इतना छोटा है, उन्होंने छोटा नाम लिख दिया। और कुछ सील्स पे थोड़ा अलग नाम भी है, मतलब अश्रुदा, अश्रु मतलब आंसू, अश्रुदा मतलब आंसू देने वाला। और ऐसे बहुत नाम है, रुद्र का बहुत नाम है। कुछ नाम जो वेद का देवता होते हैं और उनका नाम भी है। शक्र है, शक्र मतलब इंद्र, और भरणी नक्षत्र, और ऐसा सब कुछ है। एक 10-15 नाम बहुत रेयर, जो विरल है ना, उनका नाम भी है। तो ऐसा सब है, और बहुत कुछ प्रार्थना है। लेकिन कुछ नाम है जो सिर्फ जब आपको फॉर एग्जांपल पर्ण मिलता है, पर्ण का मतलब क्या है? पान। पर्ण का मतलब, लेकिन पान कौन लिखेगा पान? लेकिन पर्ण एक राजा का नाम है, एक ऋषि का नाम है, एक नाम है, तो लोगों का नाम भी है। और वम्र मतलब क्या है? एंट, चींटी। और वम्र क्या होता है कि एक बहुत वेद का एक ऋषि है जिसने जो सूक्त लिखा है। और कण्व है, कण्व भी एक कण्व, तन्व, ये सब ये तो शाखा है, वेद की शाखा। जी बिल्कुल। तो उनका नाम है। और एक नाम बहुत आता है, जया। जया, मैंने सोचा जया भी एक शिव जी का नाम हो सकता है, लेकिन एक हमारा रिसर्चर है जिजित नमूदिरी रवि, उन्होंने बताया कि जया वो सिंधु देश का राजा था, जयद्रथ। और जयद्रथ का चिन्ह था जो यूनिकॉर्न है ना, जो घोड़ा, जो उसको एक एक सिंह। हाँ। तो मतलब क्या होगा कि ये हो सकता है जयद्रथ का वंशज, या जयद्रथ ही उसका चिन्ह हो सकता है। वो उसका जिजित का सोच है। सो ऐसा सब कुछ मिला। और ये उसमें क्या है, ये सब रिसर्च करने के लिए आपको हमारा शास्त्र का और हमारा जो इतिहास है उसका मालूम पड़ना चाहिए। आपका अच्छा डेप्थ का नॉलेज चाहिए, जो मुझे नहीं है। और आपको उसका लिंग्विस्टिक्स, ये सब उसका ज्ञान चाहिए। तो मुझे ये इतना डेप्थ में नहीं आता। सो मैंने क्या किया कि देखिए, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, और उसमें क्या इंटरप्रेट करना चाहिए, तो ये एक्सपर्ट्स आकर करना चाहिए। मैंने आपको व्याकरणबद्ध ये क्या पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया।
अक्षर मतलब आपने ढूंढ लिया, शब्द ढूंढ लिया, व्याकरण बता दिया, अब क्या कॉम्प्रिहेंशन करना है, मीनिंग निकालना है, वो दैट या, ऑल या वो मतलब शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। आपको हिस्ट्री बता मालूम होना चाहिए, आपको वो एरिया मालूम होना चाहिए, आपको इस शास्त्र में ये है, इस उपनिषद में ये है, इस नक्षत्र है, इसका मतलब है। ये एक दो आदमी का काम नहीं है, इसमें बहुत कुछ लोग देखकर पढ़कर उन्होंने आइडिया देना है, और जो वाद विवाद होता है बाद में एक कुछ निकल सकता है। मतलब ये क्या हो गया कि फाउंडेशन हो गया है, लेकिन आपको घर अभी बनाना है उसके उसके ऊपर। अमीश त्रिपाठी जी की जो बुक है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो उसमें शिव जी की कहानी है, तो आपने बताया कि वो मेलुहा शब्द भी ऐसा कुछ मिला उसमें तो क्या है कि इन मेलुहा क्या है कि जो सिंधु सभ्यता है वो सुमेरियन मेसोपोटामिया में सुमेरियंस का एक सभ्यता था, वो भी बहुत पुराना सभ्यता ओके है। जो ये दो सभ्यता बहुत पुराना सभ्यता है, और उनका बीच में ये ट्रेड था। जो सिंधु घाटी से आपका कार्नेलियन ये सब ज्वेलरी, आइवरी और पीपल, मतलब आपका स्पाइसेस, ये सब जाता था। वहाँ से क्या आता था मालूम नहीं, हो सकता है सोना, ये सब आता था। तो उनका रिकॉर्ड्स बहुत एक्सटेंसिव है, और ये वो लोग हमारे लोग ने सिर्फ जो उन्होंने लिखा पत्थर पे, ये सिर्फ इतना छोटा, और उसमें प्रार्थना ये सब है। और जो वो लिखते थे सॉफ्ट मटेरियल्स, मतलब जो पत्र पे लिखते थे, ये सब अब नहीं है। ये 100-200 साल आता है, बाद में ये नहीं आता, वो आपको ये कॉपी करना पड़ता है। तो ये सब नहीं है। लेकिन सुमेरिया में ये क्या करते थे, ये क्ले पर लिखते थे और ये बेक करते थे। तो हमें बहुत 1 लाख से ज्यादा मिल गया। 1 लाख नहीं, 10 लाख, 20 लाख से ज्यादा मिल गया। तो उसमें बहुत कुछ है क्या, ये हमारे ब्रेड दिया, मतलब खाने को दिया, इन लोगों को दिया, ये सब रिकॉर्ड है। तो उन लोग सिंधु सभ्यता लोगों को मेलुहा बोलते थे। ये मेलुहा उनका जो लिखने का स्टाइल है, इसमें एक चिन्ह है लू। ये लू लुह लह भी हो सकता है, लह से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। एक चिन्ह को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है ये मेलहा है। मेलहा मतलब क्या है, यूनियन बोलते हैं, बहुत ग्राम का यूनियन, मिलन। तो मिलन, और एक आदमी का नाम भी मेला है। सो मेला फिट हो जाता है ये एक। और और एक मैंने सुना है कि ल र उनका बास में एक ही है। सो हो सकता है मेरू भी हो सकता है। मेरू हो, मेरू भी एक मतलब भारतीय टेक्स्ट में मेरू पर्वत का एक है ना, बिल्कुल, हिमालय में मेरू पर्वत। हाँ, और मेरू एक आदमी का नाम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये उनका नाम मेरू भी हो सकता है, मतलब सिंधु सभ्यता का नाम मेरू भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है। मेला मैंने क्यों चुन लिया, क्योंकि जब आपको आपने वो पुराना आपने देखते हैं, क्या होता है कि आपको एक सील मिलता है जिसमें कृष्ण मृग है, 2 कृष्ण मृग है। ये आपको बहुत साइट से मिलता है। ये 400 बीसी में, 4000 बीसी में आपको मिलने के शुरू होता है। मतलब कृष्ण मृग का मतलब क्या, ये आर्यवर्त है। जहां कृष्ण मृग घूमता है, ये आर्यवर्त है। तो इसका मतलब
4000 क्रिस्तपूर्व से उन लोगों को ये समझ था कि हम आर्यवर्त है और हम जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है लोथल है उनका एक नेशनल कॉन्शियसनेस मतलब उन मिल गए यूनियन। हाँ और उनका नाम मेला हो गया ये हो सकता है। सो इसीलिए मैं मेला के बोलकर वो पढ़ता हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ये सिविलाइजेशन स्टेट हम बोल सकते हैं, नॉट जस्ट अभी तो नेशन स्टेट है बट काइंड ऑफ अ सिविलाइजेशन स्टेट। सिविलाइजेशन स्टेट ऐसा बोल सकते हैं सिविलाइजेशन स्टेट। लेकिन वो इस टाइम पे जो देखिए कृष्णमृग का मतलब क्या है, ये आर्यवर्त है। आर्यवर्त सिविलाइजेशन स्टेट है या नेशन स्टेट है, ये एक कठिन प्रश्न है। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे ये कितना पुराना टाइम है, 6000 साल पहले सिविलाइजेशन शुरू हुआ, तो नेशन ठीक है। सिविलाइजेशन क्या कब होगा कि जो मैच्योर फेज है, मतलब 4-4,500 पहले, तब सिविलाइजेशन स्टेट बोल सकते हैं। लेकिन जब ये शुरू हुआ है नेशन स्टेट है, 6000 साल पहले नेशन स्टेट है, 4,500 साल पहले नहीं, यहाँ 4,500 साल पहले सिविलाइजेशन स्टेट बन गया। तो आर्यावर्त शब्द भी मिला आपको दैट डिसाइफर करने में? नहीं, आर्य मिला, आर्यवर्त नहीं मिला, आर्य मिला। ओके, आर्यवर्त। और जो हमारी सभी युगों में एक जो यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ बहुत फेमस है, तो ऐसा भी आपको कुछ मिला? अगर राजा है तो अश्वमेध यज्ञ भी है? अश्वमेध नहीं मिला, अश्व मिला। और ओके, जो सोमयाग का बहुत डायरेक्ट नहीं, लेकिन उनका पद है अंजस। अंजस मतलब वो आप सोमरस जो मिक्स करते हैं, ओके, जो आप पीते हैं, सो अब मिक्सचर को अंजस बोलते हैं। सो अंजस मैंने बहुत देखा। तो लेकिन आपको जो आप मृगेंद्र विनोद का नाम सुना होगा, उन्होंने बताया कि ये उसमें जो आइकनोग्राफी है, जो उनका चित्रण सब है, ये अश्वमेध यज्ञ का है। और मतलब ये एक श्रृंगार ये सब अश्वमेध का है। और उसका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत समझदार लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इतना तो क्लियर हो गया कि ये संस्कृत है, व्याकरण के साथ है, वेद की भाषा है, वेद के राजाओं मतलब वैदिक राजाओं का भी और रिचुअल्स का भी यहाँ पर वर्णन है। इतना क्लियर हो गया। शिव भगवान भी आ गए, जो पहले शायद पशुपति में हमने रेस्ट्रिक्ट किया था कि ट्राइबल गॉड है, राइट? जब ये डिसाइफर नहीं हुआ। नहीं। देखिए, पशुपति सील का एक एनालिसिस हुआ, एएसआई का एक उनका रिपोर्ट है। ये आपका महाभारत का अनुशासन पर्व और शांति पर्व में शिव जी का कुछ नाम ये सब है। तो जो मृग है उसके ये पशुपति सील जानवर दिखते हैं, जानवर दिखते हैं। हाँ। ये सब शिव का नाम है। मतलब ये महिषी है ना, महिषा क्या है कि उसका मतलब माइटी वन, मतलब शक्तिशाली वाला। ये शिव जी का नाम है महिषा। और ये गेंडा मृग है ना, जो राइनोसरस बोलते हैं, इसका नाम खंडिन मतलब जो जिसको ये है क्या श्रृंग है। और जो व्याघ्र है, व्याघ्र क्या होता है कि उसका नाम है शार्दूला मतलब एमिनेंट वन। और ये जो हाथी है, इसका नाम है व्याला का मतलब स्टाइलिश। तो ये सब उसका नाम है। और उसका ये बैठता है, उसके नीचे एक अज है, अज मतलब गोट।
अजय का मतलब है स्वयंभू, जो पैदा नहीं हुआ। हाँ, तो उसका ये सब जानवर क्या है कि उसका विविध विविध नाम है। और उसका आपने जो देखा, उसका वेशभूषण आपने जब देखा तो उसके ये श्रृंग है, ये शिव जी का है। और उसका सीने पर जो हाथी का चर्म है, उसका हाथ पे ये चमकता हुआ उन्होंने लिख दिया, वो हिरण्यबाहु है। और ओके, उसका नाखून देखिए बहुत लंबा है, ये भी शिव का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आप पशुपति में क्या है, एक 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 पीस है ना, एक एक जो उनका एस्पेक्ट है, ये सब महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व में उसका डिस्क्रिप्शन है। महाभारत में शिव जी का बहुत है। आप सो मैंने सो ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये एएसआई का रिपोर्ट है ये उसका। तो शिव जी ट्राइबल गॉड नहीं है, शिव जी है। और ये आइडियाज ये सब महाभारत में लिख गया। अगर तो मतलब शिवा एज शिवा, नॉट एज ट्राइबल गॉड, शिवा उस टाइम से है, अभी तक है। मतलब उसका तो कन्वर्ट। ओके, तो ये टाइमलाइन मतलब ये निरर्थक हो गया, पोस्ट वैदिक, प्री वैदिक एंड प्री हिस्टोरिक जो हम कहते थे। अब महाभारत को भी ये कुछ बीसी कुछ, राइट, मतलब वो कंप्रेस करना चाहते थे कि सब कुछ 3000 साल के 4000 साल के अंदर हुआ है। जो एक हम लोगों ने सुना था कि बाइबल क्योंकि 4000 साल पहले की कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, तो पुराने इंडोलॉजिस्ट जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थे, सो दे ट्राइड टू पुश एवरीथिंग हिस्टोरिकल इवेंट अंडर 4000 एंड देन जो नहीं फिट बैठ रहा वो माइथोलॉजी है, मिथोलॉजी है। सो आप कह रहे हैं महाभारत क्योंकि वेद में नहीं मिलता, जो आपने कहा वो महाभारत में मिल रहा है, जो जी। आइकोनोग्राफी है पूरी। सो इसका मतलब महाभारत प्रीडेट्स दैट सील्स, राइट, मतलब उसके पहले तो पहुंच ही गया आराम से। तो क्या है कि ये डेटिंग है ना, उसका जो हमारा इतिहास और टेक्स्ट सब है, ये डेटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मतलब आप ये आइडिया हो सकता है और हिस्टोरिकल इवेंट्स हो सकता है एक टाइम पे, और उसका एक वर्जन अब लिख सकते हैं। उनका एडिशन ये सब हजार उस लिखने में 1000 साल हो सकता है। मतलब ये क्या ये राइट, राइट, एक राइट। आदमी ने एक लिख दिया, आपको मालूम नहीं। लेकिन अगर आपने देखा तो इसमें महाभारत का आइडिया सर्टनली है, क्योंकि और एक सील है जो सुंडा और उपसुंडा का झगड़ा। सुंडा उपसुंडा पुराण के एक कथा है जो महाभारत में ओके, महाभारत में अ, जब सब पांडव द्रौपदी से शादी करते हैं, ये कथा उनको ऋषि ने इलस्ट्रेट किया कि आप एक लड़की पर आप भाई है, लेकिन एक लड़की के खातिर आप झगड़ा मत करो, क्योंकि सुंडा उपसुंडा एक भाई थे। और सब उनका सब 100% शेयर था। कुछ भी किया तो ये कर सकते हैं। और क्या है कि उनको एक वरदान मिलता है कि कोई नहीं उनको मार सकता, ये ऊपर एक दूसरे को मार सकते हैं। तो तो और इन्होंने बहुत हल्ला मचा दिया। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि एक तिलोत्तमा का करते हैं। तिलोत्तमा मतलब एक तिल में परफेक्ट, उत्तम। मतलब तिलोत्तमा को देखकर कोई मर्द उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, परफेक्ट है टोटली। तो तिलोत्तमा आ गई और सुंडा उपसुंडा क्या हो गया कि उन्हें उस पर मोह हुआ, मतलब शेयर करने को उनको मन नहीं था। तो
ये एक दूसरे को झगड़ा किया और एक दूसरे को मार दिया। तो इंडस सील में एक सील है जहां एक लड़की को एक हाथ में एक आदमी ने पकड़ा और एक हाथ को और एक आदमी ने पकड़ा और ये झगड़ा कर रहे हैं। ये ही सिंबल, ये ही मतलब ये आप एक ही तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, यही चित्रण कैम्बोडिया में एक देवस्थान पे है और वहां हमें मालूम है कि ये सुंडा उपसुंडा की कथा है। सो सुंडा उपसुंडा की कथा, लुब्धा की कथा, लुब्धा का जिसने बिल्व वृक्ष में बैठकर रात काटी जो शिवरात्रि हो गया, बेल के पेड़ पे, ये जी ये सब सील पे है। तो मतलब महाभारत, ये सब सब कथा महाभारत में ऐड किया गया वो एक्सप्लेन करने में। मतलब जब कोई चीज समझानी हो तो कथा वो आती थी वहां पे। यस, तो इसका मतलब महाभारत का सब आइडिया ये टाइम पे था, जो 2600 टू मतलब 4500 और 4000 के बीच में आइडिया सब था। कब ये कथा लिख गई उसके उससे पीछे होना चाहिए ना, मतलब 2600 के पीछे। मतलब देखो, अब आपको कथा पहले होना चाहिए, बाद में आप उसका चित्रण करते हैं। यस, चित्रण करके कथा कोई नहीं बना सकता है ना। तो और हमारा ट्रेडिशनल डेट मतलब हमारा डेट है 5000 साल पहले महाभारत हो गया। और ऐसा बहुत कुछ है। सो मैं कुछ डेट को सपोर्ट नहीं करता, मैं ये नहीं करता, लेकिन मैं ये बोल सकता है कि वो आइडियाज ये सब है ना, आपने पशुपति देखा, ये सब देखा, ये कौन सी टेक्स्ट में सब है, ये महाभारत में सब है। हाँ, सारी चीजें महाभारत, सारी चीजें सिर्फ महाभारत में। तो ये जो अभी ट्रेडिशनल टाइमलाइन ये जो बताते हैं कि एक आर्यन इन्वेड किए, इन्वेजन हुई, फिर वैदिक पीरियड आया, फिर वेद डिक्लाइन होके पुराण में आ गया, एंड देन सो ये पूरा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वहां पर पुराण की भी कथा दिख रही है, वहां पर आर्य बाहर से कोई नहीं आए, और वहां पर वेद के भी देवता हैं और ऋषि हैं, और महाभारत की भी कथा आ रही है। तो ये जो लीनियर टाइमलाइन जो लोगों ने सोचा कि ऐसे ऐसे हम अगर कर दें, राइट, वो बुक की डेटिंग पे इन्होंने हिस्टोरिकल डेटिंग कर दी। जो आपने कहा कि एक ही बुक की अगर 100 कॉपी बनी है, तो आपने 100 कॉपी की डेटिंग को इवेंट की डेटिंग से मैच कराने का प्रयास किया, राइट? जी, ये क्या है कि देखिए, वेद में भी लिखा है इतिहास पुराण, वेद की संहिता में इतिहास पुराण है। और तो ये क्या है कि अगर आपने सोच लिया कि एक दिन जनवरी 13 इस साल में ये बुक हो गया, और 10 साल से बाद ये बुक हो गया, ऐसा नहीं होता। क्या है कि अगर ये वेद आपने सोच लिया कि जो ऋषि सब है ना, उनका फैमिली ने ये सूक्त सब किया और ये सब था, और जो व्यास ने क्या किया, उसने क्लासिफाई किया। तो ऋग्वेद भी था, यजुर्वेद भी था, सामवेद भी था। सो त्रिवेद का मतलब है कि ऋक जो चैंट करना, यजुर मतलब वो प्रोज और यज्ञ का पूरा, बिल्कुल, और साम जो आप गाते हैं, संगीत का। तो उसने क्लासिफाई किया, लेकिन एक टाइम था जो वो सब था, और पुराण का कथा भी था। अगर आपने जो वेद का है सब मंत्र पढ़ लिया, संहिता में पढ़ लिया, उसमें जो पुराण के कथा है उसका जिक्र भी है। जो इंद्र ने एक किया, उसको मार दिया, और ये नामुची जो मेघ में बैठ लिया, ये सब है, उनको इससे मार दिया, ये सब कथा भी है।
तो आप ऐसे डिलीनिएट नहीं कर सकते हैं कि पहला सिर्फ ये था और बाद में आप कह सकते हैं लिंग्विस्टिक मतलब भाषा जो उसका बदल होता है उसके आधारित पे आप कह सकते हैं कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये उनका वर्जन हमारा पास है। लेकिन ये सब कहाँ है, ये जो आइडिया कब हुआ, कब उसका जनन कब हुआ, ये आप नहीं ढूंढ सकते। तो वेद क्योंकि वो मतलब वो गणपाठ ये सब है ना, उनका वो श्रुति है, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये जी। चेंज नहीं हो गया। लेकिन बाकी सब है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि जब आप लिखते हैं और कथा सुनाते हैं, जो भाषा धीरे धीरे बदलता है ये भी बदलेगा। और जो फाइनली उसने कब लिखा उसका डेट आप वो कथा का डेट नहीं बोल सकते ना। जो आप देखिए, आप रामचरितमानस 500 साल के बाद है। आप अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण नहीं था तो आप सोचते हैं कि रामायण 500 साल पहले लिख दिया था। मतलब हिंदी संस्कृत हिंदी हो गया वाल्मीकि के टाइम से, तो ऐसा ही है। सो कथा में जो ये संप्रंग है, जो मतलब क्या इवेंट है, ये डेट आप भाषा से नहीं कर सकते। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट। सो एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा सर कि कौन सी ऐसे कुछ सिंबल आपको दिखे जो हमारी ये जो सिविलाइजेशन है भारत की, इसमें कॉन्टिन्यूटी कुछ दिखती है? कोई ऐसा सिंबल जैसे अभी अशोक स्तंभ है, राइट, चक्र है, बहुत है ऐसा सर, तो ऐसा कोई ओके बहुत है, बहुत है, ऐसी बात है। पहला एक स्वास्तिक है। स्वास्तिक है, ओके। देखिए स्वास्तिक में क्या है कि जो ऐसे सिंबल बोलते हैं, जो वो कुछ सिंबल का नाम नहीं है। मतलब आपने बिल्डिंग में जो डेकोरेशन का सिंबल देखा, उसका नाम नहीं है, क्योंकि वो डेकोरेशन में किया राइट लोगों ने। राइट राइट। और ये एक बिल्डिंग में ही मिलता है, क्योंकि जब ये बिल्डर वहां दूसरी बिल्डिंग बिल्ड करता है वो और एक जगह डालता है। लेकिन जो सिंबल डेवलप होता है तो क्या होता है कि सेम सिंबल स्लाइट वेरिएशंस में बहुत जगह में मिलता है और बहुत टाइम में रिपीट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर एक सिंबल सिर्फ आज मिला तो उसको हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन एक सिंबल आप 1000 साल मिल गए आपको, और उसका रीत, उसका स्टाइल, ये सब बदल के मिला, तो वो कल्चरल सिंबल बोलते हैं। सो स्वास्तिका सिर्फ कल्चरल सिंबल सिर्फ सिंधु सभ्यता में मिलता है आपको। उसमें आपको बहुत स्टाइल में मिलता है, बहुत स्टाइल, और बहुत सोच लिया उन्होंने। और एक स्टाइल है फ्रैक्टल बोलते हैं। फ्रैक्टल का मतलब जो एक छोटा पीस है, इससे बड़ा पीस करना, बड़ा बनाना, ओके और उससे अगेन बड़ा करना, और उसका छोटा टुकड़ा भी बड़ा टुकड़ा बड़े जैसा दिखता है, इसके फ्रैक्टल बोलता है। सो फ्रैक्टल में उन्होंने स्वास्तिक बनाया है। सो स्वास्तिक का एक और धर्मचक्र मतलब एक छोटा पिलर है, खंभ है, ऐसे इतना छोटा। इसमें क्या है कि एक चक्र है, चक्र के नीचे एक पुरुष या स्त्री है, जो जो व्याघ्र को सेपरेट कर रहे हैं। बाघ को, हाँ, टाइगर को सेपरेट कर रहा है। ये आपका अथर्ववेद का एक सिंबलिज्म है। अथर्ववेद में एक सूक्त में बोलते हैं, जो दो व्याघ्र को मैं लेकर, जो बुरा है वो मैं छोड़ती हूँ और जो अच्छा है मैं रखती हूँ। सो ये सिंबल क्या है, होता है कि राज्य करने का एक सिंबल है। जो ऑर्डर अंडर धर्मचक्र। तो ये सिंबल क्या हो गया कि ये सिंबल बाद में
मथुरा में हो गया और बहुत कुछ में हो गया, और फाइनली आपका अशोक का जो मौर्यन पिलर है वो हो गया, और आज हमारा भारत का राष्ट्र सिंबल है, राष्ट्रीय गवर्नमेंट का सिंबल है, हाँ, सिंबल ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सो वो सिंबल ऑफ द स्टेट तब था, अभी है, और वो पिलर में भी है, पिलर का स्टाइल में भी। अच्छा। तो ये सिंबल कंटिन्यू हो गया, और ये सिंबल उसका भी पहला है, वो कोंकण पेट्रोग्लिफ है जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, वहाँ 10,000 साल पहले ये सिंबल मिलता है, सेम सिंबल, बहुत पुराना सिंबल है। और वो ये हो गया, स्वस्तिक हो गया, और ऐसा बहुत कुछ है, मेरा फुल लिस्ट नहीं है, लेकिन इसमें इस पर ये हम शो कर सकते हैं कि क्या सिंबल कंटिन्यू हो गया। और उनका क्या कहते हैं, सिंदूर, उनका ज्वेलरी, और जो पैटर्न्स है जो आज आपको राजस्थान में साड़ी पे मिलता है। सो ऐसा बहुत कुछ है जो कंटिन्यू हो गया। आपका बर्तन है, ये भी कंटिन्यू हो गया। और जो खेती में आपको जैसा आप खोते हैं, हल को यूज कर रहे हैं, हाँ, ये सब कंटिन्यू हो गया। सो ऐसे अगर आपने सोचा तो सिंधु सभ्यता में क्या था, ये सब आज तक है, सब है, राइट। जो आपको नहीं, जो स्टॉप हुआ, जो सील का यूजेज स्टॉप हुआ, लेकिन सील का यूजेज क्या हो गया कि वो ऐसा आपको कॉइन मिलता है जिसमें एक घोड़ा जैसा है और उसका पास एक स्तंभ है, ये सब है। सो आपको कुछ नहीं मिलता है जो सिंधु सभ्यता से के साथ बंद हो गया, मतलब ये कंटिन्यूएशन है। ये आज आप क्या करते हैं, ये सिंधु सभ्यता है। देखिए, मेरा एक आइडिया था, मैंने एक खोद लिया ना, गुप्त लिपि खोद लिया। मेरा आइडिया था एएसआई को प्रेजेंट करना कि हम सिंधु सभ्यता का एक ग्राम ऐसे ही बना देंगे, लोग आकर देखेंगे। तो ऐसा ने बोला इसका जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत ग्राम अभी तक है। जब आपने गया तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा सिंधु सभ्यता है। तो मतलब सब कुछ है ना, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे एक सनातन वर्ड की एक मीनिंग अभी रिसेंट एक साल 2 साल पहले पता चली थी कि जो अपने आप को नित्य और नूतन करता है, नित्य नूतन, जैसे जिस नदी में आप नहाते हैं, दोबारा नहाने जाते हैं तो वो पानी नहीं रहती, राइट, मतलब पानी चेंज हो गई है, बट रिवर इज सेम, राइट। सो ये भारत की भी सभ्यता है कि कुछ चीजें हमेशा कांस्टेंट रही हैं, भले उसमें कई परिवर्तन आए हैं। एंड अगर 10,000 साल रत्नागिरी आप बोल रहे हैं, तो ये वेद वाला टाइम, क्योंकि अथर्व वेद का आइकोनोग्राफी मिला, तो ये भी और पीछे चली गई, राइट। और एक क्लेम आपका ये भी था कि आइस एज नहीं हुई था भारत में, नहीं हुई थी, और 50 लाख राइट पॉपुलेशन थी। तो ये पूरी जो कहानी है कि एग्रीकल्चर की खोज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, वैदिक, ये पूरी टाइमलाइन जो हम कहते हैं यूरोसेंट्रिक व्यू, यूरोप ने जो देख लिया दुनिया को, अपना दे दिया हिस्ट्री, वो सब कुछ जो है जो हम पढ़ रहे हैं वो बेकार पढ़ रहे हैं, जो स्कूल्स में अभी भी चल रहे हैं, कॉलेजेस में, राइट। नहीं, आइस एज था, लेकिन क्या है कि आइस एज से ग्राउंड में आइस नहीं था। तो क्या है कि यूरोप में 2 माइल का आइस था, सो कोई आप वहां नहीं रह सकते। लेकिन भारत में क्या है कि हिमालय है ना, इसलिए वहाँ यहाँ ग्राउंड आइस नहीं हो गया था, लेकिन आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका फॉरेस्ट सब नहीं था, ग्रासलैंड था, ये सब चेंज हो गया। लेकिन 10,000 12,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हो गया, उस टाइम से आप ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ कुछ सभ्यता था, और कुछ छोटी था, लेकिन उनका आइडिया कंटिन्यू हो गया है। मतलब वो रत्नागिरी का ये सब है ना, लेकिन आपको वो एक
मिलता है, बल्क में मिलता है, जो सिंधु सभ्यता स्टार्ट होती है 6000 साल पहले। तो 6000 साल पहले आपको उनका सील्स मिलता है, उनका आइडियाज मिलता है, कृष्ण मृग का मतलब सिंबल है आपका देश का, चक्र है जो धर्म का सिंबल है, ये सब आपको 6000 साल से पहले से मिलता है। आप ट्रेस कर सकते हैं। 6000 साल से 10,000 साल आपको ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन आपको मालूम है यहाँ सेटलमेंट है ये सब, लेकिन पॉपुलेशन भी कम थी, सेटलमेंट्स भी कम थी। आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि इससे पहले क्या था, लेकिन 6000 साल पहले से आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं आपका सभ्यता था, आपका नेशनल कॉन्शियसनेस था, आपका भाषा था, ये सब आप बहुत गारंटी से कह सकते हैं। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हिंदी में जो पहली बार काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन आपने दिया है, और बहुत मेहनत भी लगी होगी, तो उस पुरुषार्थ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है उनको बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।